लेट अस टॉक अबाउट फोटोपिरियोडिज्म। फोटोपिरियोडिज्म मतलब हमारे प्लांट्स को मिलने वाला लाइट एंड डार्क पीरियड। ध्यान रखिएगा, हमारे प्लांट्स को जितनी ज़रूरत लाइट की है उतनी ही आवश्यकता डार्कनेस की भी है, इज़न्ट इट? मतलब ऐसा नहीं है कि प्लांट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्दी ब्लूमिंग कंडीशन में कब रहेंगे, दिन में रहेंगे। इट इज़ नॉट दैट वे। हमारे प्लांट्स को अगर जितना ज़्यादा आप लाइट देंगे उतनी ज़्यादा वो ग्रोथ करेंगे, और जितनी कम लाइट देंगे, कई प्लांट्स ऐसे हैं वो कम लाइट में भी ग्रोथ करते हैं, राइट? तो फोटोपिरियोडिज्म का मतलब होता है इफेक्ट और रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे। यहाँ पे लेंथ ऑफ द डे से मेरा मतलब है लाइट फेज एंड डार्क फेज। डे की लेंथ से मेरा मतलब कितनी देर तक उसे सनलाइट की अवेलेबिलिटी है, उसे सनलाइट मिल रही है। तो हमारा प्लांट दिन में कितनी देर काम कर सकता है, कितनी लाइट इंटेंसिटी उसे चाहिए सो दैट उसका फोटो पीरियड जो है वो एक्टिव हो जाए, और कितनी लाइट इंटेंसिटी उसे कम चाहिए कि वो डार्कनेस फेज में भी अपने फ्रूट्स और फ्लावर्स को डेवलप कर सके, फ्लावर्स को डेवलप कर सके। तो फोटो पीरियड का मतलब होता है रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर फ्लावरिंग, राइट? अब देखिए, ये जो फोटो पीरियड है इसे हम एक्सप्रेस करते हैं दो कंडीशंस, दो चीज़ों में, लेंथ ऑफ द डे में लाइट फेज एंड डार्क फेज। ये सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन या इसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कवरी जो थी वो गार्नर और अलार्ड ने दी थी ऑन अ स्पेशल वैरायटी ऑफ टबैको। ये म्यूटेंट वैरायटी थी टबैको की जिसे हम मैरीलैंड टबैको भी बोलते हैं, मैरीलैंड मैमथ टबैको भी बोलते हैं। इट्स अ वैरायटी ऑफ टबैको विच वाज द म्यूटेंट वैरायटी। इसके ऊपर फोटो पीरियड को डिस्कवर किया गया था, और फिर फोटो पीरियड के बेसिस पे हमने हमारे प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। वन इज़ शॉर्ट डे प्लांट्स, अनदर इज़ लॉन्ग डे प्लांट्स एंड अनदर इज़ डे न्यूट्रल प्लांट्स, राइट? तो हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं प्लांट्स की। ये हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट हो गया, दिस इज शॉर्ट डे प्लांट एंड दिस इज डे न्यूट्रल प्लांट। अगर लॉन्ग डे प्लांट की हम बात करें तो क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल लाइट पीरियड चाहिए। क्रिटिकल वैल्यू एक वो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, कि जिसके ऊपर ही हमारा लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा, जिसके नीचे फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो देखिए, अगर इस लॉन्ग डे प्लांट में दिस इज़ द क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल फोटो पीरियड, तो इसके बिलो फ्लावरिंग नहीं हो रही है हमारे प्लांट में, और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो प्लांट में फ्लावरिंग इंड्यूस हो रही है। आई एम सो सॉरी, फ्लावरिंग जो है प्लांट में वो इंड्यूस हो रही है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स कैसे हैं? क्रिटिकल पीरियड से ऊपर जाने पे फ्लावरिंग करेंगे और उसके नीचे जाने पे कोई फ्लावरिंग उसमें नहीं होने वाली है। द अनदर कैटेगरी ऑफ प्लांट इज शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट कैसा है? जिस प्लांट के अंदर सपोज अगर मैं इससे कम लाइट इंटेंसिटी, क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट इंटेंसिटी अगर उसे दूं या डार्कनेस फेज उसे दे दूं, तब तो वो फ्लावरिंग कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब क्रिटिकल वैल्यू से कम पे फ्लावरिंग करेंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा पे फ्लावरिंग करेंगे। डे न्यूट्रल प्लांट ऐसे हैं जिनकी वेजिटेटिव मैच्योरिटी या ग्रोथ जो है वो मतलब जो उनका जो ब्लूमिंग है वो आफ्टर वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी। मतलब इन्हें मोर और लेस लाइट और डार्क फेज लगभग इक्वल चाहिए, इक्वल डे लेंथ चाहिए। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज आप विंटर सीजन की बात करें और इधर पे मैं समर सीजन की बात करूं, तो यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट का मतलब ये नहीं है कि कितनी लंबाई में प्लांट को लाइट मिल रही है तो ही वो मतलब जो फ्लावरिंग है वो इंड्यूस कर पाएगा। इसका एक मीनिंग और है, विंटर से जब आप समर में जाते हैं तो धीरे धीरे डे का लेंथ कैसा होता जाता है? बढ़ता जाता है, इजंट इट? डे लेंथ इंक्रीजेस। जब आप विंटर से समर में जाएंगे तो दिन बढ़ता जाएगा। सपोज यहाँ पे दिन 10 घंटे का है तो कुछ और समय बाद 11 का हो जाएगा, कुछ और समय बाद 12 का हो जाएगा। अगर यहाँ पे किसी प्लांट का क्रिटिकल वैल्यू जो है वो 11 है तो वो कब फ्लावरिंग करना शुरू करेगा? 12 पे कर देगा। वो इसके आगे 13 पे भी फ्लावरिंग शो करेगा, 14 पे भी फ्लावरिंग शो करेगा। इसके पहले वो फ्लावरिंग नहीं शो करने वाला है, राइट? समर से जब आप विंटर में जाते हैं तो सपोज यहाँ पे समर में दिन का लेंथ था 10 घंटे, तो अब विंटर में दिन का लेंथ घटते जाएगा,
8 घंटे, 9 घंटे, 7 घंटे का दिन रह गया। तो जब आप समर से विंटर में जाएंगे तो दिन की लंबाई कम होती जाएगी। तो अगर यहाँ पे किसी प्लांट की क्रिटिकल वैल्यू 8 आवर्स की है तो डेफिनेटली वो उससे लेस पे ब्लूम कर सकता है, उससे ऊपर वो ब्लूम नहीं करेगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ रेफर्ड एज लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। इन्हें हम इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये प्लांट्स हमारे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकते हैं, पर्टिकुलर डे की लेंथ फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकती है। लेट अस टॉक अबाउट शॉर्ट डे प्लान्स इन डिटेल। जो शॉर्ट डे प्लान्स हैं, ये शॉर्ट डे प्लान्स को हम अलग तरीके से भी इंडिकेट करते हैं। ये क्रिटिकल पीरियड से काफ़ी कम समय या उससे नीचे, या तो उससे कम या उसके बराबर, क्रिटिकल वैल्यू से कम या बराबर पर ही अपनी जो फ्लावरिंग है वो इंड्यूस करते हैं। इन्हें, लेकिन ये ऑब्वियस है बेटा, इन्हें कंटिन्यूस लाइट चाहिए, मतलब अनइंटरप्टेड डार्क फेस चाहिए। अनइंटरप्टेड से मेरा मतलब है, सपोज यहाँ पे आपने ये डार्क फेज रखा है और ऊपर लाइट फेज है, तो अगर सपोज आपने यहाँ पे तो उसे डार्क फेज दे दिया लेकिन बीच में फ्लैश ऑफ लाइट इतनी देर के लिए छोड़ दिया, तो आपके हिसाब से तो क्रिटिकल वैल्यू से नीचे है, लेकिन आपको ये भी काउंट करना पड़ेगा कि आपने बीच में ब्रेक कर दिया है, तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इंटरमिटेंट लाइट जो है वो ही, मतलब कंटिन्यूस लाइट जो है वही मिलनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी इंटरमिटेंट डार्कनेस और देयर शुड नॉट बी अ फेज ऑफ शॉर्ट डार्क पीरियड, राइट। तो कंटिन्यूस डार्क पीरियड, अ शॉर्ट लाइट पीरियड, कंटिन्यूस डार्क पीरियड रहेगा तो हमारा प्लांट जो है वो फ्लावरिंग कर सकता है। एसडीपी को, शॉर्ट डे प्लांट्स को हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर मैं दिन में कंपेयर करूं तो ये ज़्यादा डार्क में रहना पसंद करेंगे, डार्क फेज इनका लंबा रहेगा और लाइट फेज छोटा रहेगा, इसलिए इन्हें हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल, मस्टर्ड, राइस, सोयाबीन, कैनाबिस, ये हमारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। शुगर केन, ऑल दीज प्लांट्स आर एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट्स। तो देखिए ये एक चार्ट ज़रा समझिए, ये शॉर्ट डे प्लान्स हैं जहाँ पे हमने ये क्रिटिकल वैल्यू प्लॉट की है। नीचे वाला डार्कनेस का फेज है, ऊपर वाला लाइटनेस का फेज है, लाइट दिन की जो लाइट अवेलेबल होगी वो फेज है। अगर हम बात करें तो क्रिटिकल वैल्यू से जब कम आप लाइट दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है। क्रिटिकल वैल्यू से कम डार्कनेस दे रहे हैं तो कोई फ्लावर नहीं इंड्यूस हुआ है। क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा डार्कनेस दे रहे हैं तो फ्लावरिंग इंड्यूस हो गई है। क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा डार्कनेस दे रहे हैं तो भी फ्लावरिंग नहीं हुई है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक फ्लैश ऑफ लाइट दे दिया, जिसके कारण क्या हुआ है, यहाँ पे अंधेरा हुआ, अंधेरा जो है वो इंटरप्ट हुआ है। सो अंधेरा या डार्कनेस अगर इंटरप्ट हो गया है तो यहाँ पे भी फ्लावरिंग नहीं होगा। प्लांट के लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरत लाइट और डार्क पीरियड की है, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत कम टेम्परेचर की भी है। मतलब हमारे प्लांट्स को कोल्ड ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, सो दैट उनके अंदर ग्रोथ हो सके या फ्लावरिंग हो सके, राइट। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन, जहाँ पे लो टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट, राइट। तो हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द लेस टेम्परेचर, राइट, और उसी को हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। तो या तो क्वांटिटेटिवली या फिर क्वालिटेटिवली, इसका भी मतलब समझ लें। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, आपको कितना टेम्परेचर कम चाहिए। फॉर एग्जांपल 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हमें कम चाहिए तो किसी प्लांट को जैसे 60 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर की ज़रूरत है, आप उतना ही टेम्परेचर उसे कम करके दे दें, ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपने आज की तारीख में उसे 60 डिग्री लेस टेम्परेचर दे दिया, अगले दिन एकदम से धूप आ गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया और आप एक्सपेक्ट करें कि प्लांट जो है वो फ्लावरिंग कर देगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे, राइट। तो हमारे प्लांट को अगर ये टेम्परेचर कम चाहिए तो ये कुछ दिन तक कम चाहिए। फॉर फ्यू डेज इट हैज़ टू बी लेस,
और तभी हमारे यहाँ कोल्ड वेव्स जो है ना, वो कोल्ड वेव्स फ्लावरिंग इंड्यूस करने में मदद करती हैं। मतलब टेम्परेचर कम तो हो, क्वालिटी तो हमने मेंटेन कर ली, लेकिन क्वांटिटी भी मैटर करती है बेटा। यहाँ पे कुछ दिनों तक के लिए उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि इट हैज़ टू बी क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। कम टेम्परेचर हो प्लस कुछ दिनों के लिए हो, ताकि उसका असर हमारे प्लांट पे आ सके। हमारे प्लांट पे उसका असर आने के बाद वो प्लांट मेच्योरिटी अचीव कर सके और प्रीकॉशियस मतलब समय से पहले मैच्योर होने की स्टेज को वो अवॉइड कर सके। क्योंकि अगर हमारा प्लांट समय के पहले मैच्योर हो गया तो नॉट नेसेसरी कि वो फोटो पीरियड को अचीव करके और फ्लावरिंग कर देगा, तो उस केस में प्लांट के या क्रॉप के ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी, फेलियर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो प्रिकॉशियस ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए एक वर्नलाइजेशन की फिनोमेनन काम करती है। फॉर एग्जांपल वीट बार्ले में आप बहुत कॉमनली देखेंगे ये फिनोमेनन, ये प्रॉपर्टी। सपोज अगर मान लीजिए ये समर सीजन है और ये विंटर सीजन है, यहाँ पे ऑटम है, इन दोनों के बीच में ऑटम है, और विंटर से समर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्प्रिंग सीजन, राइट। तो अगर मान लीजिए मेरी कोई क्रॉप है जो विंटर क्रॉप है, तो विंटर क्रॉप अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब उस क्रॉप का ग्रोइंग सीजन ऑटम में रहेगा, मतलब विंटर के थोड़ा पहले, ठीक है। विंटर के थोड़ा पहले जब आपने ऑटम सीजन में उसे ग्रो किया तो छोटे छोटे पौधे बन गए। विंटर में उसे आपने बहुत लंबे समय तक कम टेम्परेचर दिया तो ये पौधे एकदम से बढ़ना शुरू हो गए, और उसके बाद तो जब वो यहाँ पे फोटो पीरियड भी रिसीव कर लेंगे, राइट, वो पर्टिकुलर टाइम जिस टाइम में वो फ्लावरिंग इंड्यूस करते हैं, जब वो फोटो पीरियड भी रिसीव कर लेंगे तब उनके अंदर फ्लावर्स आ जाएंगे, और फ्लावर आने के बाद फ्रूट्स भी डेवलप हो जाएंगे। तो मतलब क्या है, अगर विंटर क्रॉप है तो मुझे उसे विंटर से पहले सो करना पड़ेगा, ताकि विंटर तक आते आते उस क्रॉप को एक टाइम पीरियड लग जाए, और वो टाइम पीरियड में उसे अच्छा या मतलब कम टेम्परेचर जो मिलेगा उससे उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। सो इसीलिए हमारी एनसीईआरटी लिखती है प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन के पहले तो फ्लावर आ गए, फ्लावर आने के बाद फ्रूट बन गए, और वो फ्रूट नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन के पहले ही डेवलप हो जाएंगे। तो ये हमारी स्प्रिंग वैरायटीज़ हो गई। एक वैरायटी हमारे पास विंटर वैरायटी भी होती है। विंटर वैरायटीज़ जो है उन्हें हम ऑटम में, जो हमने अभी डिस्कस किया दैट वाज फॉर विंटर वैरायटी, और स्प्रिंग वैरायटी को हम स्प्रिंग सीजन में, मैं फिर से पीछे की स्लाइड पे जाना चाहूँगी। अगर मेरे पास कोई स्प्रिंग वैरायटी है, सपोज समर वैरायटी है, तो समर वैरायटी को मैं यहाँ स्प्रिंग सीजन में ग्रो करूँगी, तो धीरे धीरे वो छोटे छोटे से प्लांट्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे, सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। समर तक आते आते उन्हें जो जितना टेम्परेचर, उन्हें सूटेबल टेम्परेचर चाहिए वो मिल जाएगा, और बाय द एंड ऑफ समर दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स। तो ये वैरायटी हो गई हमारी समर वैरायटी, स्प्रिंग वैरायटी, और दूसरी वैरायटी होगी हमारी विंटर वैरायटीज़, राइट। विंटर वैरायटीज़ को हम ऑटम में सो करेंगे और समर वैरायटीज़ को हम स्प्रिंग में सो करेंगे। तो देखिए वर्नलाइजेशन में कोल्ड वेव्स का इफेक्ट, लेस टेम्परेचर का इफेक्ट कितना डोमिनेंट है। इस प्लांट को जिसे कोई कोल्ड एक्सपोजर नहीं दिया, इसने फ्लावर प्रिपेयर नहीं किया, जहाँ पे हमने प्लांट के डेवलप होने के 1 से 2 वीक बाद कोल्ड एक्सपोजर दे दिया, देखिए फ्लावर बनना शुरू हो गया, एंड आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ और समय तक आप इसे रहने दें तो आफ्टर फ्यू वीक्स तो बहुत अच्छे फ्लावर्स डेवलप हो गए। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वर्नलाइजेशन इफेक्ट। वर्नलाइजेशन इफेक्ट का दूसरा एक एग्जाम्पल हमारे पास बाइनियल प्लांट्स में भी होता है। बाइनियल प्लांट्स से मेरा मतलब है ऐसे प्लांट्स जो एक सीजन तक तो सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ शो करते हैं और दूसरे सीजन में ही फ्रूट या फ्लावर प्रिपेयर करेंगे। तो ये अगर हमारे पास एक प्लांट है, मैंने उसे विंटर में लगाया, तो इस विंटर तो उसने ग्रोथ में यूटिलाइज कर लिया, ये विंटर का सीज़न ग्रोइंग के लिए यूटिलाइज कर लिया, पूरा सीज़न यूज़ करते, पूरी साइकिल यूज़ करते हुए यहाँ पहुँचा। अब ये क्रॉस कर गया सेकेंड विंटर, ठीक है, मतलब उसका नेक्स्ट विंटर उसने क्रॉस करना शुरू कर दिया। बस अब यहाँ इसे अगर आपने फोटो पीरियड दे दिया, एक सूटेबल टेम्परेचर इन्वायरमेंट दे दिया, तो अब क्या करेगा वो, अब यहाँ पर वो फ्लावर्स या फ्रूट्स या सीड्स प्रिपेयर कर लेगा,
आई शुड राइट फ्लावर्स एंड सीड्स प्रिपेयर कर लेगा। तो एक पूरा सीजन लेता है वो ग्रो करने में और नेक्स्ट सीजन में वो फ्लावर प्रोड्यूस करके डाई हो जाएगा। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं बाइनियल प्लांट्स। सो दे डाई इन नेक्स्ट सीजन, सेकेंड सीजन। इन्हें हम मोनोकार्पिक प्लांट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक कोल्ड ट्रीटमेंट जो है वो स्टिमुलेट करेगा इनका फोटोपिरोडिज्म, मतलब फ्लावर को ब्लूम करने या फ्लावर को प्रोड्यूस करने वाली पर्टिकुलर लाइट इंटेंसिटी, right? So this is how vernalization also plays a very great role, important role in flowering and formation of seeds in the plants. For example, sugar beet, cabbages and carrots. इनके अंदर वर्नलाइजेशन आप बहुत कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट?